हेलो मेरे 10th क्लास वाले प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू पार्ट 2 एक्सेलेंस। मेरा नाम है मुस्कान शर्मा एंड दिस इज योर पार्ट 2 10th क्लास एक्सेलेंस। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर के नोट्स को एक्सेस करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैप्टर को कवर करेंगे इस फॉर्मेट में कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। पहले बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, क्योंकि इस चैप्टर का ही नाम आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है। उसके लिए कॉन्सेप्ट बायोडाइवर्सिटी को समझना जरूरी है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टोटल जितनी भी वैरायटी ऑफ स्पीसीज है, चाहे वो आपके प्लांट्स हो या फिर आपके एनिमल्स हो या फिर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीड़े मकोड़े कुछ भी हो, जो भी आपके अर्थ पर रह रहे हैं, लिविंग है, उन सब का टोटल जो स्पीसी, उन सब का जो भी टोटल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, ठीक है, और बायो का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी वैरायटी है, चाहे प्लांट्स में हो, एनिमल्स में हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब अगला सवाल आता है कि क्यों बायोडाइवर्सिटी का डिप्लीशन या डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्यों ये बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, इनमें कमी आती जा रही है, इनका डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है। तो दो कारणों से ऐसा हो रहा है। कुछ कारण है नेचुरल कारण, यानी नेचर ऐसा कर रहा है, और कुछ फैक्टर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हम इंसान, मैन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि नेचर खुद से एक्सटेंशन कर देता है, यानी कुछ जो स्पीसीज है, कुछ प्रजातियां हैं, कुछ तरीके के एनिमल्स और प्लांट को खत्म कर देता है खुद से ही। क्यों? क्योंकि जो फिट स्पीसीज होती है वही सर्वाइव करनी चाहिए। जैसे कि डार्विन का कहना है, इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्ग ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव्स, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू द चेंज। वो स्पीसीज यानी कि वो तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स ही अर्थ पे सर्वाइव करते हैं जो चेंज एनवायरनमेंट में हो उसके साथ सर्वाइव कर सके। तो जो चेंज, जैसे ही एनवायरनमेंट में बदलाव हुआ, जो प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं वो जिंदा रह जाते हैं, जो नहीं कर सकते वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो एक तो आपकी बायोडाइवर्सिटी इस तरीके से टाइम के साथ खत्म होती रहती है। दूसरा कारण है बायोडाइवर्सिटी का टाइम के साथ खत्म होने का, मास एक्सटेंशन। मास एक्सटेंशन मतलब एक ही बार में बहुत सारे जितने भी आपके स्पीसीज थी वो सारी खत्म होगी। जैसा आपने देखा होगा डायनासोर्स, है ना, एक टाइम पे डायनासोर्स होते थे और सारे के सारे डायनासोर्स एक ही साथ मर गए। ये डायनासोर्स क्यों मरे? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्केनिक इरप्शन, किसी भी डिजास्टर की वजह से पूरा जितना भी एनिमल्स है, जितनी भी एक स्पीसीज के एनिमल्स अगर वो मर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मास एक्सटेंशन। ये दोनों तो नेचुरल कारण है जिस वजह से बायोडाइवर्सिटी यानी प्लांट्स और एनिमल का नंबर डिक्रीज हो रहा है। दूसरे कुछ मैन मेड रीजंस है, हम इंसान कुछ तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, जैसा कि एक्सटेंशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज इज डन बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। बहुत सारी जो आपकी स्पीसीज है, प्रजातियां हैं अलग अलग पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, उनका एक्सटेंशन यानी उनका लुप्त हो जाना, उनका खत्म हो जाने का कारण ह्यूमन की एक्टिविटीज है। जैसे कि इंसान क्या करता है, हंटिंग करता है, हंटिंग से जानवरों को मारता है। बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर करने के लिए, खेत वगैरह बनाने के लिए वो किनको काट देता है, फॉरेस्ट को काट देता है, जिसकी, और पॉल्यूशन कॉज करता है, जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस। अब जो जंगली जानवर होते हैं वो तो इन्हीं फॉरेस्ट में रह रहे थे, ये हम इंसानों ने काट दिया, अब उनके पास घर नहीं है, हैबिटेट नहीं है। तो जब उनके पास घर नहीं होगा तो उनका डिस्ट्रक्शन, उनकी डेथ एक टाइम के बाद हो ही जाएगी। सिमिलरली ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इंसान अनकंट्रोल्ड तरीके से इनका जो एनिमल्स वगैरह है इनका यूज़ कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अनकंट्रोल्ड तरीके से फिशेस को आप सी से निकाल लेते हो। सिमिलरली भारत के अंदर चीताज इसीलिए एक्सटिंक्ट हुए हैं क्योंकि उनकी जो स्किन है, उनकी खाल के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा हंटिंग करी गई है। इसके अलावा किस वजह से आपकी जो स्पीसीज है वो खत्म हो जाती है, बिकॉज ऑफ इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। एलियन का मतलब वो जो होता है जो बाहर से आई है। जैसे इंडिया के अंदर कांग्रेस ग्रास बाहर से आई है, ये वाला जो पौधा आप देखते हो ना वाइट वाइट कहीं पे रोडों पे, रोड्स वगैरह पे जो सफ़ेद सफ़ेद सा पौधा होता है, जो आपको अनवांटेडली, आपको इसको उगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप उग जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कांग्रेस ग्रास। और ये जहाँ पर ये पौधा उगेगा ये किसी और प्लांट को उगने नहीं देगा अपने आसपास। तो जब ऐसी बाहर से, इंडिया की नहीं है जो स्पीसीज, जो बाहर से आ जाती हैं एलियन स्पीसीज, वो भी कई बार भारत की जो स्पीसीज है, भारत की जो पेड़ पौधों की प्रजातियां थी उनको खत्म कर देती है। और इनको बाहर से भारत तक कौन लेके आए? इंसान ही लेके आता है।
एक और कारण है को एक्सटिंक्शन। जैसे कि लेट अस सपोज हमने किसका एक्सटिंक्शन करा, हमने कौन से एनिमल को मारना शुरू करा, चीता को मारना शुरू करा, हम सपोज करके चलते हैं। तो चीता के ऊपर जो जो एनिमल्स डिपेंडेंट थे वो भी क्या हो जाएंगे, अपने आप उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। जैसे आप अगर ग्रास खत्म कर दो तो ग्रास हॉपर खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप एक स्पीसीज को खत्म करते हो तो जो दूसरी स्पीसीज उसके ऊपर निर्भर होती थी वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। जब एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो तो जो दूसरी उससे लिंक्ड स्पीसीज होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से आज की तारीख में जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो रही है, डिप्लीट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। मैन मेड कारण देखे हमने और ह्यूमन के रीजंस देखे। अब सवाल आता है कि ठीक है, अगर बायोडाइवर्सिटी पेड़ पौधे और एनिमल कम हो रहे तो मैम होने दो, हमें क्या प्रॉब्लम है, लेट देम गो। ठीक है, इम्पॉर्टेंस इसी से हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे लिए जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसे बचाने का काम करें, हम अपने फॉरेस्ट को बचाएं। क्यों ऐसा करें हम, क्यों उन फॉरेस्ट में रहने वाले वाइल्ड लाइफ जीव जंतुओं को हम बचाएं, बताओ हमें कंजर्वेशन क्यों करनी ज़रूरी है। तो 5 कारण है जिसकी वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की ज़रूरत है। पहला कारण है बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन की एग्जिस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना बायोडाइवर्सिटी के, बिना इन जीव जंतुओं के, बिना इन पेड़ पौधों के ह्यूमन की जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं ह्यूमन को बहुत सारी उसकी ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कारण है इकोसिस्टम सपोर्ट। जब ये पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं तभी हमारी एयर की क्वालिटी, ठीक है, जो आप हवा जिससे आप सांस लेते हो उसकी क्वालिटी सही रहती है। जो वाटर है उसको प्योर करने का काम यही पेड़ पौधे एनिमल्स ही करते हैं। तो ठीक है, अगर आप इनको ख़राब कर दोगे तो आपके जितने भी नेचर में जो चीज़ें हैं, वाटर, एयर, सॉयल, ये सारे दोबारा से रीजनरेट नहीं हो पाएंगे, दोबारा से प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। तो लाइफ सिस्टम जैसे कि वाटर, एयर, सॉयल, इनको रेगुलेट करने का और इन्हें रिक्रिएट वापस से प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है, बायोडाइवर्सिटी का होता है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं, इंसान की कुछ एक प्रोविजनिंग सर्विसेज, जैसे कि हमें कुछ एक चीज़ें बायोडाइवर्सिटी से मिलती है। हमें फूड, खाने को खाना वहीं से मिलता है, क्लोथ्स, कपड़े वहीं से मिलते हैं। ठीक है, फ्यूल फॉर सर्वाइवल, जो आप ईंधन होता है लकड़ियों से, पहले तो उसी से प्रोड्यूस करते थे ना फ्यूल, और यही जो पेड़ पौधे दब जाते हैं, एनिमल्स दब जाते हैं, बरी हो जाते हैं, इसी से कोयला बनता है। तो जितना भी फ्यूल है हमारे सर्वाइवल के लिए, जितनी भी एनर्जी है वो भी हमें कहाँ से मिलती है, इसी बायोडाइवर्सिटी से मिलती है। इसके अलावा इसी बायोडाइवर्सिटी से हमारी बहुत सारी मेडिसिन, दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स भी इसी से चलता है। इसके बाद अलावा बात करूँ रिक्रिएशनल एवेन्यूज़। आपको पता है बहुत से लोगों को फॉरेस्ट में, माउंटेन एरियाज़ पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जाना बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो ना ही सिर्फ ये हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बल्कि इसके साथ साथ टूरिज़्म को भी एनकरेज करते हैं। ठीक है, और रिसर्च, एजुकेशन को और कल्चरल वैल्यूज़ को भी आपका एंटरटेन करने में हेल्प करती है। कौन, बायोडाइवर्सिटी। लास्ट है सर्वाइवल और द जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर मान लो आप कह रहे हो एक तरीके का प्लांट है, मर जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेट अस सपोज ए टाइप का प्लांट खत्म हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है बिकॉज अगर ये ए टाइप का प्लांट था, लेट अस सपोज हम ये समझ के देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके पास पहले ऑप्शन क्या थे कि वो ए और बी दोनों प्लांट में से किसी को भी कंज्यूम कर सकता है। अब आपने बोला जो ए प्लांट है वो एक टाइम के बाद एक्सटिंक्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो इंसान अब किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बी प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो इसके ऊपर जो बी प्लांट है इसके ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है, बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है, तो जो फूड वेब है वो भी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और जब फूड वेब वीक हो जाती है तो ये जो इंसान है इसके भी डेथ के सर्वाइव चांसेस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसीलिए बोला गया जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, यानी जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइट आपका फूड वेब होगा, उतने ही चांसेस ऑफ सर्वाइवल हर एक स्पीसीज़ के बढ़ जाते हैं। और ये हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। तो इन सारे कारणों से हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। तो अब जब हमें समझ आ गया हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों प्रोटेक्ट करनी है, हमें अपने फॉरेस्ट और अपने वाइल्ड लाइफ को क्यों प्रोटेक्ट करना है, तो लेट अस स्टडी कि भारत में कितने तरीके के फॉरेस्ट है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ये आपका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। कितने टाइप के फॉरेस्ट है, 3 टाइप के फॉरेस्ट है भारत के अंदर।
पहले फॉरेस्ट है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरे प्रोटेक्टेड एंड थर्ड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। सबसे पहले देखते हैं रिजर्व फॉरेस्ट कौन से। नाम से पता चल रहा है कि ये जो है कि बहुत वैल्यूएबल यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी फॉरेस्ट है हमारे लिए। किसके लिए? वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, जो जीव जंतु है उनको कंजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इतने ज़्यादा ज़रूरी है तो इन्हें कौन कंट्रोल करेगी? सरकार इनका ध्यान रखेगी। अच्छा, पूरे भारत में जितने भी फॉरेस्ट है उसका 50% जो फॉरेस्ट है वो कौन से फॉरेस्ट हैं? रिजर्व फॉरेस्ट ही हैं। अब ये कौन कौन से स्टेट्स में आते हैं ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। ये आपके जम्मू कश्मीर के अंदर आता है, दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश, लेट मी डू इट, ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर आ गया, ये आपका आंध्र प्रदेश आ गया, उसके बाद आपका उत्तराखंड वाले रीजन में आ जाएगा, केरला वाले रीजन में आ जाएगा, सॉरी हाँ, ये आपका केरला वाले रीजन के अंदर आ जाएगा, तमिलनाडु वाले रीजन में है, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये इन रीजन्स के अंदर आपको कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं? रिजर्व। तो यहाँ से ऊपर वाली बेल्ट जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र के अंदर आपके कौन से फॉरेस्ट हैं? रिजर्व्ड फॉरेस्ट। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट हैं जिन्हें खुद प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट ऐसे थे जो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। बट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट है जिन्हें खुद प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरत है कि भाई ये और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये पहले ही बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब इन्हें बचाने की ज़रूरत है तो सीधी सी बात है इन्हें भी कौन बचाने का काम करेगी? गवर्नमेंट इन्हें बचाने का काम करेगी। पूरे भारत का 1/3 जो फॉरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ही है। यानी कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत कम रह चुके हैं जिन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? तो अगर बात करूँ पंजाब, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो आप देख लो ये वाली सारी की सारी कौन सी बेल्ट है? एरिड, जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। तो बहुत कम बारिश होती है तो यहाँ पे फॉरेस्ट पहले ही नहीं है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे बिहार और छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो इन दोनों एरियाज़ को हमें क्या करने की ज़रूरत है? यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है जहाँ पे इनको ऐसे फॉरेस्ट जिनको और ज़्यादा ख़राब होने से, डिप्लीट होने से हमें बचाना है। अब जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है कि ये हमारे यहाँ पे परमानेंट फॉरेस्ट है, ठीक है। थर्ड क्लास ऑफ फॉरेस्ट इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट, मतलब जिसको हमने किसी कैटेगरी में नहीं डाला है। ये ऐसे फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स, इसमें ग्रासलैंड्स भी आती है जो सरकार के पास भी हो सकती है और प्राइवेट इंडिविजुअल हमारे पास भी हो सकती है, कम्युनिटी के पास भी हो सकते हैं। तो ये भारत के फॉरेस्ट का 16% बनाती है। इनको दोनों ही लोग बचा के रखता है, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट इंडिविजुअल भी। ये कहाँ पे? देखो फॉरेस्ट मोस्टली जो ट्राइबल लोग होते हैं वो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो ये लोग खुद ही इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा और कुछ पार्ट ऑफ गुजरात के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेंगे? अनक्लास्ड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की। हमें जो कंजर्वेशन है किसकी? हमें दोनों बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करनी है, यानी हमें वाइल्ड लाइफ को भी बचाना है और ये वाइल्ड लाइफ जिन फॉरेस्ट में रहती है उन्हें भी बचाना है, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? कंजर्वेशन होता है केयरफुल प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ध्यान से हमें इस्तेमाल करना है किसको? नेचुरल रिसोर्सेज को, आज वाली जनरेशन के लिए भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी कुछ स्ट्रैटेजीज है जो गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ क्या है आपकी कम्युनिटी की तरफ से। देखो दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। आपसे बोला जाए राइट द स्ट्रैटेजीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो आप दोनों ही लिख के आओगे। ए लिख के आओगे बाय गवर्नमेंट, बी लिख के आओगे बाय कम्युनिटी। 3 पॉइंट इसके लिख के आओगे, 3 इसके लिख के आओगे। अगर आपसे पूछा जाए राइट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज बाय गवर्नमेंट, तो कम्युनिटी बिल्कुल नहीं लिख के आओगे, वहाँ मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ यही लिख के आना है। अगर आपसे कम्युनिटी के थ्रू पूछी जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये लिख के आना है, बाय गवर्नमेंट नहीं लिख के आना। सबसे पहले देख लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमारी वो किस तरीके से फॉरेस्ट को, वन को और वाइल्ड लाइफ, वहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं को कंजर्व करती है। इसके लिए सरकार ने एक कानून बनाया, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। कौन सा एक्ट बनाया है? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। भारत की जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ये एक्ट बनाया गया। इसी एक्ट के तहत उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे हम। कहाँ पे रखोगे? उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी जगहों को सुरक्षित रखेंगे, उनके घरों को नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया। अब ये क्या होता है अभी देखेंगे।
इसके अलावा कुछ जो स्पेशल तरीके के एनिमल थे जैसे चीता हुआ, टाइगर हुआ, इनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट भी चलाए गए कि इनकी प्रोटेक्शन पे तो हमें कम्प्लीटली ध्यान देना है। इसके अलावा एक फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई जिसके तहत जो भी फॉरेस्ट है उनको कंजर्व करने की बात होगी। अब जो ये वाला एक्ट है ये PYQ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्टार्ड क्वेश्चन क्या है आपका, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, ठीक है। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है। ये जो एक्ट है ये 1972 में पास किया गया था। किसको बचाने के लिए, बहुत सारी स्पीसीज, बहुत सारे जीव जंतुओं को बचाने के लिए किया गया था। इस एक्ट के तहत क्या करा जाता है, जितनी भी स्पीसीज है, जितनी भी प्रजातियां हैं, उन्हें लिस्ट में डाल दिया जाता है। किसकी लिस्ट में, कि भाई वो एंडेंजर्ड है, ज़्यादा खतरे में है, ठीक ठीक से खतरे में है, या बहुत ही ज़्यादा खतरे में। देखो ये जो लिस्ट है वो इस तरीके से कि कंप्लीटली ख़त्म तो नहीं हो गई है ये स्पीसीज, ये जनजाति, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल। ये जो 3 कैटेगरी होती है कि क्रिटिकली बहुत ज़्यादा खतरे में है, एंडेंजर्ड खतरे में है, वल्नरेबल हाँ है खतरे में, तो ऐसे केस में प्रोटेक्शन की उन्हें ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से लिस्ट बना दी जाती है सारे के सारे एनिमल्स की इसी एक्ट के तहत। और क्या किया जाता है, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, अब क्या हो जाएगा मैम ऐसे लिस्ट बना देने से, ऐसे लिस्ट बनाने से ये होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि किन किन जो एनिमल्स है उनकी हंटिंग पे बिल्कुल बैन लगाना है, उनकी हंटिंग को बिल्कुल इलीगल करार कर देना है कि उनकी कोई भी हंटिंग नहीं होनी चाहिए, उनके हैबिटेट, उनके घरों को हमें प्रिजर्व करना है, उनके घरों को कोई तोड़ ना सके, हमें ये करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ जो एनिमल्स थे वो पार्ट थे किसका, मतलब पहले इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ एनिमल्स को बचाने के बारे में बात करता था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा तो ये इंसेक्ट्स को भी बचाने की बात करता है। तो आजकल इंसेक्ट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है किसके अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। 1980 और 1986 के अंदर इंसेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने में बटरफ्लाइज, बिटल्स, ड्रैगन फ्लाई, इन सबको भी क्या कर दिया गया था, ऐड कर दिया गया था। अच्छा, अब ये किसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को। तो आपके दिमाग में आएगा मैम ये पेड़ पौधों को तो नहीं बचाता होगा, बिल्कुल। 1991 के बाद से ये एक्ट पहली बार प्लांट्स को भी बचाने की बात करने लग गया। इससे पहले प्लांट्स को बचाने की बात नहीं करता था, 1991 के बाद ये एक्ट प्लांट्स को भी प्रिजर्व करने की बात करता है, ठीक है। इसी एक्ट के तहत हमने कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स चलाए हैं जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, ओके। चलिए अब बात करते हैं दूसरा तरीका जिससे सरकार प्रोटेक्ट करती है किसको, आपके एनिमल्स को और इसी के साथ साथ फॉरेस्ट को। वो है किसकी फॉर्मेशन, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की फॉर्मेशन। टोटली इंडिया के अंदर, पुराना डाटा है वैसे, टोटली इंडिया के अंदर 106 नेशनल पार्क है, इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इतने बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इनका काम क्या होता है, अलग अलग कैसे होते हैं, ठीक है। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ग्लोबल लेवल पे होता है, वैसे इतना डिटेल आपके एग्जाम में नहीं है। नेशनल पार्क के अंदर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है, रुकावटें होती है, वहाँ कॉमन ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। वाइल्ड लाइफ के अंदर भी रेस्ट्रिक्शन होती तो है, लेकिन नेशनल पार्क से क्या होता है, थोड़ी कम होती है। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे इंसानों को अपनी एक्टिविटीज़ नहीं करनी दी जाती, जहाँ पे फॉरेस्ट में एनिमल अपने तरीके से, बेटर तरीके से रह सके, उसी को बोलते हैं नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्या बनाई गई, एक फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई जिसके तहत जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें क्या करा जा सके, कंजर्व किया जा सके, फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके। तो सबसे पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनाई गई थी, 1894। ये ईयर्स आपको याद करने, ये MCQ में पूछा जाता है। पहली फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 यानी कि हमारे आज़ादी से पहले बनाई गई थी। आज़ादी के बाद जो पहली पॉलिसी बनाई गई वो 1952 में बनाई गई, उसे फिर से सुधार के 1988 में बनाया गया। तो आज जो लागू है वो कौन सी है, 1988 की फॉरेस्ट पॉलिसी लागू है। इसका मकसद क्या है कि हम प्रोटेक्ट और कंजर्व कर सके किसको, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सके, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 1952 में, फिर 1998 के। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए क्या चलाया, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एनिमल चलाया, ठीक है। प्रोजेक्ट चलाया स्पेसिफिक एनिमल के लिए। जैसे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करती है, जैसे जिस स्टेट के अंदर जो एनिमल ज़्यादा खतरे में होता है उसी के अनुसार वहाँ की स्टेट की सरकार उसे बचाने के लिए कोई प्रोजेक्ट चालू करती है, स्टार्ट करती है, ठीक है। जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर को चलाया गया है कौन सी सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेथड्स लिए हैं कंजर्व करने के लिए, तो आप यहाँ तक लिख के आएंगे। अगर आपसे
स्पेसिफिकली किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ नोट ऑन प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर पे नोट लिखो, ठीक है। हमें टाइगर प्रोजेक्ट की क्यों ज़रूरत है और क्या कारण है जिसकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन इतनी कम हो गई है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप यहाँ से आंसर ईजिली कर सकते हैं। देखो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, ये एक वाइल्ड लाइफ कैंपेन है। कैंपेन का मतलब कि एक तरीके का आंदोलन है वाइल्ड लाइफ, किसके लिए, टाइगर के लिए। कब लॉन्च किया गया था, 1973। ईयर याद होना चाहिए एमसीक्यू के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ टाइगर को बचाएगा, नहीं, ये टाइगर के साथ साथ बाकी जो भी आपकी स्पीसीज़ है उनको बचाएगा। अब सीधी सी बात है, जब टाइगर को बचाने की बात करेंगे तो उसके आसपास की जितनी भी स्पीसीज टाइगर से लिंक्ड होगी वो तो उनको तो अपने आप ऑब्वियसली बचाया जाएगा, ठीक है। हमें इस प्रोजेक्ट टाइगर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है, क्योंकि टाइगर जो है वो एक की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है। की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि अगर ये लुप्त हो गया, टाइगर लुप्त हो गए, तो बहुत सी बाकी प्रजातियां भी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी बहुत जल्दी। तो हमें इससे बचाने की ज़रूरत है, ये चाबी है बाकी प्रजातियों की, ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं 1973 के अंदर जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो डिक्लाइन, पहले पॉपुलेशन होती थी 55,000 के आसपास और 55,000 से कम होके एकदम से 1827 पे आ गई। कितनी कम हो गई ना, है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, इतनी पॉपुलेशन टाइगर की गिर गई। तो जब ऐसा देखा कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन टाइगर की रिड्यूस हो गई तो उसे कंजर्व करने का आइडिया आया। अप्रॉक्सीमेटली पूरे वर्ल्ड के जो 2/3 टाइगर, पूरे के पूरे वर्ल्ड के 2/3 टाइगर, 2/3 टाइगर सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, एशियन कंट्री, भारत और नेपाल वाली साइड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो पॉपुलेशन है अब ये इतनी कम कैसे हो गई मैम, उसका कारण क्या है, उसके कुछ कारण है। सबसे पहले पोचिंग फॉर द ट्रेड, ठीक है। उनकी हंटिंग किस लिए की जाती थी, ताकि कि उनका ट्रेड किया जा सके, उनकी खाल का, उनकी स्किन का, उनकी बोन्स को बहुत सारी मेडिसिन के अंदर, दवाइयों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजह से उनकी हंटिंग की जाती थी। नेक्स्ट है श्रिंकिंग हैबिटेट, उनका जो भी रहने सहने का घर है, जंगलों को हम काट रहे हैं, वहाँ पे खेती कर रहे हैं या फिर बाकी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, इनके जो प्रे बेस है, अब जो इनका फूड है, जो इनका भोजन है, उनकी स्पीसीज कम हो रही है, उसकी वजह से टाइगर की भी स्पीसीज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और इंसान की पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जाएगी वो एनिमल की जगह, एनिमल के रहने की जगह को कंज्यूम करता जाएगा, इस वजह से भी ये डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट वी विल स्टडी द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी बाय द कम्युनिटी। कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन कम्युनिटी करती है, तो इसके भी आपको 4 पॉइंट्स ही करने हैं। सबसे पहले कम्युनिटी की मदद से, यानी कि लोगों की मदद से, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरकार नहीं, लोग क्या करेंगे, पर्यावरण को, फॉरेस्ट को, जंगलों को और उसी के साथ साथ पशुओं को बचाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए एक है आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है। राइट अ नोट ऑन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। इसके अलावा बीज बचाओ आंदोलन के थ्रू करी, चिपको मूवमेंट एंड सैक्रेड ग्रोव्स, इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट से आपको समझ आ रहा है कि 2 लोग कुछ मिलके फॉरेस्ट की मैनेजमेंट करना चाहते हैं, फॉरेस्ट का रख रखाव, फॉरेस्ट की देखभाल करना चाहते हैं। तो ये जॉइंट में कौन कौन है, एक तो कम्युनिटी जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं वो, और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग, दोनों मिलके फॉरेस्ट को मैनेज करने की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी को जब फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन से वापस लेके आने, मतलब फॉरेस्ट को रिस्टोर करने में, फॉरेस्ट को वापस लेके आने में जब लोकल कम्युनिटी योगदान दे, उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसका मेन पर्पस होता है कि हमें फॉरेस्ट को बचाना है, किससे, ओवरग्रेजिंग से। ज़्यादा यहाँ पे गाय वगैरह नहीं चरनी चाहिए, ठीक है। फायर, आग वगैरह ना लग जाए, तो लोकल लोग वहीं पर रहते हैं तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से ध्यान रख सकते हैं। फॉरेस्ट की कंडीशंस को हमें इम्प्रूव करना है। अच्छा, अब ये सारे के सारे लोकल आदमी क्यों फॉरेस्ट में आग लगने से बचाना, ओवरग्रेजिंग या बाकी क्यों ध्यान रखना चाहेंगे, क्या इन्हें इतना ज़्यादा प्यार है, बिल्कुल है। लेकिन इसके अलावा भी और एक कारण है कि इन रिटर्न वापसी में इन लोगों को, जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो जितने भी बेनिफिट्स होते हैं फॉरेस्ट से ले सकते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट से मेडिसिन लेना, फूड लेना, ये सारे के सारे जो भी उनको कलेक्शन मिले, हनी वगैरह, ये सारे के सारे फॉरेस्ट से ले सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन वो सिर्फ क्या नहीं ले सकते, टिम्बर प्रोड्यूस, लकड़ी नहीं ले सकते, बाकी नॉन टिम्बर जितने भी फॉरेस्ट में लकड़ी के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। उड़ीसा ने सबसे पहले जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट को लॉन्च किया था, उसके बाद तो आज बहुत सारे स्टेट्स इसको लॉन्च कर चुके हैं। जैसे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर, जो राजस्थान के अंदर है, उसने माइनिंग के खिलाफ लड़ा इसी एक्ट के तहत। तो यहाँ पे कम्युनिटी का रोल दिखा रखा है, सरिस्का टाइगर रिजर्व के लोगों ने माइनिंग के खिलाफ लड़ाई करी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पुलिस भी है और ये जो लोग हैं ये क्या है, आपके
कॉमन लोग हैं। तो कॉमन लोग और गवर्नमेंट के लोग, ये आपके फॉरेस्ट पुलिस है, ठीक है, ये जब मिलके फॉरेस्ट को मैनेज करें उसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट इज बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन क्या करना चाहता है कि हमें कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना, किसके लिए, आपकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन के लिए। तो जब आप पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करोगे तो आपके जो फॉरेस्ट वगैरह है उनको कोई भी हार्म नहीं होगा। लर्न टू ग्रो नेचुरली विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या करा जाता है, जो ओरिजिनल सीड होते हैं ना, हम मार्केट से सीड्स नहीं लेके आते, जो ओरिजिनल सीड्स होते हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं। ये किसी लिए है किया जा रहा है, ताकि कि हम जो बायोडाइवर्सिटी, हमारी जो प्रजातियां हैं उन्हें ख़त्म होने से बचा सकें, ठीक है। रॉन्ग फार्मिंग मेथड्स को स्टॉप करने के लिए होता है। इसके अंदर हम केमिकल्स का यूज़ किए बिना खेती करते हैं। नेक्स्ट इज चिपको मूवमेंट। इसमें कम्युनिटी ने कैसे रोल प्ले किया, जैसे यहाँ पे ये पेड़ वगैरह थे, इन्हें काटने के लिए जब लोग आए तो यहाँ की वुमेन्स ने क्या करा, हग कर लिया, किसको, आपके ट्रीज़ को हग करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें प्रिवेंट करा कि आप इन पेड़ों को काट नहीं सकते। इस तरीके से ना ही सिर्फ उन्होंने पेड़ों को काटने से बचाया बल्कि नए पेड़ भी लगाए, एफॉरेस्टेशन भी किया। तो चिपको मूवमेंट के थ्रू भी लोगों ने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक है। जैसे कि चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय वुमेन ऑफ द चंबोली इन द नॉर्थन इंडिया। जो नॉर्थन इंडिया की चंबोली है उन्होंने उसको लॉन्च किया था। इन्होंने 12,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया को हग किया इन वुमेन्स ने और उन्हें कट होने से प्रिवेंट किया। चिपको मूवमेंट ने ना ही सिर्फ डिफॉरेस्टेशन को रोका बट एफॉरेस्टेशन भी करने में हेल्प की। लास्ट है सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड ग्रूव्स की मदद से ये कैसे किया गया, सेक्रेड ग्रूव्स फॉरेस्ट नियर द टेम्पल एरिया। सेक्रेड ग्रूव्स क्या होता है, सेक्रेड का मतलब होता है धार्मिक, ग्रूव्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो भी एरियाज के, जो भी ये जैसे मंदिर आपको दिख रहा है, मंदिर के आसपास जितने भी फॉरेस्ट होंगे उनको प्रोटेक्ट करते हैं इन मंदिरों में जाने वाले लोग। क्यों, क्योंकि ये इन फॉरेस्ट को गॉड और गॉडेस, भगवान की तरह मानते हैं, इसीलिए इन्हें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी के खुद के रूल चलते हैं, अपने ही तरीके से इनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और यहाँ पे किसी भी तरीके की वाइल्ड लाइफ हंटिंग नहीं होने देती। ये मोस्टली ट्राइबल एरिया के लोग जो अपने मंदिरों के पास जो भी पेड़ पौधे होते हैं उन्हें भगवान देवी देवता मानकर उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो ये क्या हो गए, आपके एग्जाम्पल्स हो गए। एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो 5 राजस्थान में जो अलवर गाँव है वहाँ पे भी भैरव देव सेंचुरी बनाई गई है। किस उससे कि भाई अलवर गांव के आसपास जो ये फॉरेस्ट वाला ये भैरव देव का जो मंदिर है उसके पास में जितना भी फॉरेस्ट है, 5 अलवर गांव, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में अंदर 5 विलेजेस आते हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट को आप काट नहीं सकते हो। इसी तरीके से छोटा नागपुर में मुंडास और संथल अपने वहाँ के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जो ट्राइब होती है वो मैंगो, आम के जो पेड़ है उनको बहुत ज़्यादा वेडिंग्स के अंदर प्रिजर्व करते हैं। बिश्नोई जो लोग हैं राजस्थान के, वो चिंकारा जो आपका ब्लैक बग है ना, जो काला हिरण है, उसको पूजते हैं और उसको अपनी सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, उसे हार्म नहीं करने देते। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर द नोट्स आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टिल द टाइम स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, बाय बाय।